स्वागत करते हैं दोस्तों आपका एनसीईआरटी कैंप में। आज हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेकंड पार्ट। इसके पहले हमने पार्ट 1 रिकॉर्ड किया था, उसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चंस देखे थे। आज एक एक करके बाकी क्वेश्चंस देखते चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पांसिबल फॉर द सेम। ठीक है, कुकिंग पर्पस के लिए यूज कर एल्यूमिनियम को, उसका यूटेंसिल्स बना रहे हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होना चाहिए? पहला क्या है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, दूसरा गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तीसरा डक्टिलिटी और चौथा हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, खाना बनाने के यूज में आ रहा है। मतलब क्या, एक तो वो अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी करनी चाहिए, मतलब हीट को अपने अंदर अच्छे से वो पास होने देनी चाहिए। जैसे हम खाना बना रहे हैं और बर्तन के थ्रू अगर हीट पास ना हो तो खाना पकेगा? बिल्कुल नहीं पकेगा। इसका मतलब वो अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी दिखानी चाहिए। दूसरा, उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन बना रहे हैं तो एल्यूमिनियम की हाई मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए उसका लो पे मेल्टिंग पॉइंट होता तो वो जल्दी पिघल जाता, उसको अगर हीट करते तो पिघल जाता, खाना बन ही नहीं पाता। हमको तो पिघलने नहीं देना, मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होगी। तो ये दो प्रॉपर्टी अगर दिख रही है, अगर हमको दिख रही है एल्यूमिनियम में, मतलब ये हमारे काम की है, खाना बनाने में मदद देगी। ठीक है, दैट मींस फर्स्ट एंड फोर्थ वन इज करेक्ट। दैट मींस ऑप्शन डी, जो फर्स्ट एंड फोर्थ दिख रहा है, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए रिएक्शन दिया हुआ है, हमें बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स वाटर एंड डैश। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रोडक्ट क्या बनेगा अच्छे से बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सोडियम एल्यूमिनेट AlO2। हाँ, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, ये प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब क्या देखने को मिला, सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है मेरा, जो मेरे को चाहिए था यहाँ पे, और दैट इज वो मेरे को दिख रहा है ऑप्शन सी यहाँ पे, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। तो बहुत ज्यादा देर तक अगर आयरन की रिएक्शन कराई जाए किसी स्टीम से, तो ये चारों में से कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? ठीक है, यहाँ पे बना दूं। देखिए, अगर आयरन का रिएक्शन करा दे Fe प्लस स्टीम से, मतलब H2O में स्टीम के फॉर्म में, अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए तो मुझे क्या मिलेगी? मुझे मिलेगा Fe3O4। ठीक है, ये मुझे मिलेगा। देखिए, मतलब आयरन का रिएक्शन करा दे वाटर से, यानी कि स्टीम से, ये मेरा स्टीम है, तो मुझे आयरन ऑक्साइड मिलेगा Fe3O4, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी में। ठीक है, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। Which of the following metals is present in the anode mud during the electrolytic refining of copper? ठीक है, अभी एनोड मड क्या होता है पहले ये समझते हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए, हमने देखा था ना, जब हम रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, लेट्स से कॉपर मेटल मेरे पास है और अभी वो इम्प्योर फॉर्म में, मतलब थोड़ी बहुत इंप्योरिटी अभी भी उसमें बची हुई है। ये मेरे इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड्स हमने देखा है, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये लेट से नेगेटिवली चार्ज है, मतलब एनोड, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब कैथोड। ठीक है, ये कनेक्टेड है हमारे टर्मिनल से, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और नीचे में मेरे क्या है, इधर अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब देखिए कॉपर मेटल की बात की गई है, कॉपर, इसका मतलब ये जो एनोड बना होगा ये हमारी बनी हुई है इम्प्योर कॉपर से। ठीक है, अब ये जो कैथोड है ये बनी हुई है प्योर कॉपर से, प्योर कॉपर Cu, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये है उस मेटल का सॉल्ट, दैट मींस कॉपर यूज किया गया है, तो कॉपर का सॉल्ट CuSO4, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में होता क्या है कि अभी तो हमारा कॉपर इम्प्योर फॉर्म में है, उसको क्लीन करना है, उसमें से इम्प्योरिटी हटानी है। तो क्या होगी, जब यहाँ से टर्मिनल ऑन कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, क्या होगा, यहाँ से कॉपर, पहले तो कॉपर यहाँ पे इसके अंदर जब है तो कॉपर इम्प्योर फॉर्म में है, अब जब कॉपर नीचे कूद गया यहाँ सोल्यूशन में, तो प्योर कॉपर तो बाहर निकल गया यहाँ, लेकिन इम्प्योरिटी यहाँ पे फंसी रह गई, इंप्योरिटी यहाँ फंसी रह गई और कॉपर बाहर कूद के आ गया। अब ये जो इंप्योरिटी फंसी रह गई इसके अंदर, एनोड के अंदर, इसी को बोलते हैं एनोड मड, इसी को बोलते हैं एनोड मड, जो इंप्योरिटी पीछे रह गई। ठीक है, और ये जो एनोड मड होता है ना, ये दोस्तों बेसिकली गोल्ड का बना होता है, मतलब हमारा गोल्ड का या सिल्वर का, ठीक है, या मेरा प्लेटिनम का, बेसिकली ये सबसे बने होते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये सब लीस्ट रिएक्टिव, जल्दी रिएक्ट नहीं करते। अब अगर जल्दी रिएक्ट करेंगे नहीं, मतलब क्या, रिएक्शन में उनका कोई सा रोल है नहीं, कोई सा उनका कंट्रीब्यूशन है नहीं। ठीक है, रिएक्शन को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे हमको गोल्ड का यूज करना सही रहेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिख रहा है गोल्ड, गोल्ड का आप जो है एनोड यूज करें, दैट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point, the compound is soluble in water, और क्या बोला, the element is likely to be। ठीक है, देख दोस्तों क्या कहा है, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है
और वो एक कंपाउंड बना रहा है, और वो कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी नहीं पिघलेगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर देंगे तब जाके पिघलेगा वो, ठीक है। और वो कंपाउंड जो है सोल्यूबल भी है पानी में, इजिली पानी में घुल जा रही है। वो कंपाउंड है क्या, बेसिकली दोस्तों वो कंपाउंड जो है हमारी कैल्शियम होती है, हमारी कैल्शियम, उसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई, और वो हमारा सोल्यूबल भी होता है वाटर में, ठीक है। अगर मैंने देखा था, अगर मैंने कैल्शियम को रिएक्ट कराया था वाटर से Ta+H2O, तो क्या मिलता है मुझे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से H2 गैस निकलता है, ठीक है। और ये मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये पानी में सोल्यूबल है, इसका मतलब कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। Which of the following pairs of reactants will go undergo a displacement reaction? Displacement reaction कौन दिखाएगा इन चारों में से, वो देखना है मुझे, ठीक है। पहले इसके लिए समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ बना दे, जस्ट अ मिनट, किधर, ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं रिएक्टिविटी कम थी, हमने देखी हुई है पहले भी ये चीज, ठीक है। सबसे ऊपर मेरा कौन है, पोटेशियम, सबसे नीचे कौन है, प्लेटिनम, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेस कौन करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो उससे कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, ठीक है। पहले चेक करते हैं, पहला वाला क्या है, कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है आयरन से, देखते हैं आयरन किधर है, आयरन ये रहा मेरा आयरन, और कॉपर किधर है, कॉपर ये, इसका मतलब आयरन जो है इजीली कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब ये चेक करते हैं, सेकंड वाला चेक करते हैं, आयरन है और जिंक है, आयरन किधर है मेरा, ये रहा आयरन, और जिंक इसके ऊपर जस्ट ऊपर, मतलब ये तो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि मेरी आयरन लीस्ट रिएक्टिव है, देन जिंक से कम रिएक्टिव है, इसका मतलब आयरन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा इसके सॉल्ट सोल्यूशन से, मतलब ये करेक्ट नहीं है, ये लेकिन कर देगा। अगला चेक करते हैं इसका, आयरन और मैग्नीशियम, आयरन किधर, ये आयरन, मैग्नीशियम किधर है, ऊपर, ये भी नहीं कर पाएगा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन मैग्नीशियम को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से निकाल नहीं पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब ये भी गलत है, ये भी काम का नहीं है, ठीक है। और फोर्थ वन मेरा क्या है, आयरन और कैल्शियम किधर है, ये रहा कैल्शियम, और ये रहा आयरन, अभी भी नहीं कर पाएगा क्योंकि कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब फर्स्ट वाला करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो उसको कॉपर उसके सोल्यूशन से हटा देगा। तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा क्या, यहाँ मैं नोट कर दूं, CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, अल्टीमेटली हुआ क्या, ये बन जाएगा आयरन सल्फेट, ये बन गया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बाहर निकल गया, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया ना, पहले कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ पे आयरन सल्फेट आ गया, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखते हैं, एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट, बस इतना ही पढ़ लेंगे काफी है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक्स सॉफ्ट भी है और उसको इजीली कट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, और मैंने पहले बताया था फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो एलिमेंट कौन है जिसको इजीली कट कर पाएंगे, तो वो एलिमेंट हमारा है दोस्तों मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की बात की है तो हमारा होगा सोडियम। सोडियम हमारा मेटल जो है वो काफी सॉफ्ट होता है, उसको इजीली हम कट कर पाएंगे नाइफ से, दैट मींस सेकंड वन इज हमारा करेक्ट ऑप्शन सोडियम। चलिए आगे देखते हैं अगला, which of the following metals are obtained by electrolysis of their chlorides in molten state? तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमको मिले अगर उन्हीं के मेटल के क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाए, तो दोस्तों वो मेटल्स हमारे होंगे सोडियम एंड कैल्शियम। जैसे लेट से मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, मेरे पास सोडियम NaCl है, और इसको मैंने करा दिया इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या मिल जाएगा, सोडियम अलग निकल जाएगा, सोडियम अलग और कैल्शियम अलग निकल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या, इसके दो तरफ, एक तरफ लगा दिया, जैसे ये सोडियम है, ये है पॉजिटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन, यहाँ लगा दिया नेगेटिव प्लेट, यहाँ लगा दिया पॉजिटिव प्लेट इस तरफ, तो क्या है, पॉजिटिव प्लेट वाले जो है क्लोरीन को अपने तरफ खींच लेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव पार्ट वाले सोडियम को अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह क्या सोडियम क्लोरीन अलग अलग हो गए, और इस तरह मुझे क्या है, सोडियम क्लोराइड से मुझे सोडियम मिल गया, ठीक है। अल्टीमेट, और इसी यही सेम प्रोसेस जो है कैल्शियम में भी काम करेगा, ठीक है, उसको नहीं बताते हैं, समझ जाइएगा। इसका मतलब सोडियम एंड कैल्शियम करेक्ट है। अगर बात करूं आयरन की और कॉपर की, अगर इसको अलग करनी पड़ती ना, अगर इसको अलग करने का तरीका क्या है, हमको लगाना पड़ेगा इसका रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है, जैसे बात करें कॉपर की या सॉरी जहां हम बात करें आयरन की या कॉपर की या लेड की, अगर इनको रिड्यूस कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो कोक लगा दीजिए या कार्बन मोनोऑक्साइड, या अगर अमोनिया भी लगा दे NH3, तो इसके भी हेल्प से क्या है, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, कहां दिख रहा है मुझे, फर्स्ट और सेकंड नीचे, सबसे नीचे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ये क्वेश्चन काफी अच्छी है दोस्तों, ये काफी बार पूछ देता है एग्जाम, कॉन्फ़िगरेशन दिया और बताना है कि कौन सा सही है। तो एक्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, XYZ तीन एलिमेंट्स है, एक्स का कॉन्फ़िगरेशन है हमारी 2,8
y की कितनी है 2,8,7 और z की कितनी है 2,8,2। अब देखना है क्या x मेरा मेटल है या y मेटल या z नॉन मेटल है या y नॉन मेटल z मेटल। देखिए दोस्तों, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स के जो लास्ट शेल होते हैं उनमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। नॉन मेटल्स के लास्ट शेल में 3 से ज्यादा, मतलब 4, 5, 6, 7, 8 इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो देखिए z, यहाँ पे क्या दिख रहा है, z के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब z मेरा मेटल है, z मेरा मेटल है। और यहाँ पे देखिए, और x मेरा क्या है, x है नॉन मेटल क्योंकि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और y भी मेरा नॉन मेटल है। ये दोनों कैसे हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट दिख रहा है। देखिए y इज अ नॉन मेटल, बिल्कुल y हमारा नॉन मेटल भी है, एंड z इज अ मेटल, z हमारा मेटल है, दैट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला देखते हैं। अब एटॉमिक नंबर्स दिए, इसके पहले क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए थे, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट। अब हमारे पास एटॉमिक नंबर है, उसको देख के बताना है द टू एलिमेंट्स व्हिच कैन रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। कौन से आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6। इसका मतलब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो कैसा दिखेगा 2,4। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8। इसको तोड़ते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा 2,6। इसका कितना एटॉमिक नंबर दिया है 10, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8। इसका एटॉमिक नंबर है 12, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का 2,8, 10 होगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड बनाना है, मतलब क्या, आयनिक कंपाउंड बनाना है। और आयनिक बॉन्ड कब बनता है, हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो पहले देखते हैं कि ए बी सी डी में से मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन कौन से। देखिए ये जो है ऑप्शन, ये थर्ड, ये और ये डी एलिमेंट जो है, ये तो मुझे मेटल दिख रहा है, क्यों, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। डी की बात करें, डी की, सी की, ए की, ये कैसे है मेरे, ये मेरे कैसे नॉन मेटल्स, क्यों, क्योंकि इनके लास्ट शेल में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, ए वाले में, बी एलिमेंट में 6 है और सी में 8 है, मतलब 3 से ज्यादा, मतलब ये मेरे नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स। इसका मतलब डी रिएक्ट करेगा इन तीनों में से किसी एक से। अब वो तीनों में से एक कौन होगा, क्या ए होगा या बी होगा, सी होगा, चेक करते हैं। देखिए अगर मैं डी का रिएक्शन करा दूं ए से, पॉसिबल है नहीं क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो कर नहीं पाएगा, तो किससे कर पाएगा, डी कर पाएगा बी से। कैसे, बी की कॉन्फ़िगरेशन 2,6, ये बी की कॉन्फ़िगरेशन है, और डी की कितनी है, ये तो बी का था, और डी का मेरा कितना है 2,8,2। अगर देखिए दोस्तों, हमारा डी अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे इसको, हमारा डी अगर 2 इलेक्ट्रॉन बी को दे दे, तो अल्टीमेटली बी का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे बता रहा हूँ, डी का कॉन्फ़िगरेशन अल्टीमेटली बन जाएगा 2,8, और डी का क्या बन जाएगा 2,8। देखिए दोनों ने जो है ऑक्टेट रूल अचीव कर लिया। हमें क्या, एलिमेंट हमेशा चाहता है कि वो अपने ऑक्टेट स्टेट में रहे, और इसी के साथ क्या है, बी और डी हमारे मेटल नॉन मेटल भी है, ऑक्टेट स्टेट भी फॉलो कर लिया, तो वो दोनों आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। दैट मींस बी एंड डी आर करेक्ट, जो ऑप्शन डी दिख रहा है, बी एंड डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, फ्लोटिंग मेथड। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमें क्या है, जब हम जैसे हमने ओर में से मेटल निकालना था, तो हमने क्या किए थे, प्रोसेस देखे थे, कौन कौन से। सबसे पहला हमारा क्रशिंग था, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर था, तीसरा क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ दैट ओर, चौथा रिडक्शन, और फाइनली क्या देखा था, रिफाइनिंग। तो ये सारे प्रोसेस थे जिसमें क्या देखा था, ओर में से मेटल निकालने का प्रोसेस। अब ये फोर्थ फ्लोटेशन क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं ओर की। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए एक मैंने टब लिया, लेट से इस टब में जो है, इस टब में ऑयल भी है एंड वाटर भी है, ऑयल एंड वाटर दोनों है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस कॉन्सेंट्रेशन में हम डाल देंगे और उसके साथ इंप्योरिटी भी है और के अंदर, मैं दोस्तों क्लीन करना है ना, अभी तक तो क्लीन है नहीं, उसके अंदर इंप्योरिटी भी है। अब मान के चलते हैं कि हमारा ओर जो है वो कैसा है, हमारा हाइड्रोफिलिक, और मेरा इंप्योरिटी लेट से हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला, हाइड्रोफोबिक पानी से नफरत करने वाला, पानी से डर लगने वाला। इसका मतलब इंप्योरिटी को पानी से डर लग रहा है यहाँ पे, और जो है पानी से प्यार कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अब वाटर और ऑयल की बात करें तो वाटर हमारा जो है ज्यादा डेंसर होता है, इट इज मोर डेंसर, और ऑयल मेरा कैसा होगा, लाइटर, ऑयल कैसा है, लाइटर। इसका मतलब देखिए दोस्तों, हमने लस्सी बनते हुए देखा है, लस्सी में क्या होता है, जब हम एजिटेट करते हैं उसको, काफी जोर से लस्सी को हिलाते हैं, एजिटेट करते हैं उसको, तो क्या होता है, उसमें से झाग जो निकलता है ऊपर आ जाता है, और वो जो झाग आ रहा है वो बेसिकली क्या है, ऑयल है जो ऊपर आ जाता है। ठीक है, लाइट, और नीचे में क्या रह जाता है, हमारा वाटर जो कि डेंसर। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे एक हमने ऐसे करके
एक ट्यूब लगा दिया और यहाँ से एयर पास करा दिया, इसके अंदर एयर पास करा दिया। एयर पास कराने से क्या होगा, जो ये मिक्सचर है किसका, इसके अंदर ओर भी है, इंप्यूरिटी भी है, और इसके अंदर ऑयल वाटर ये सब है, ये 4 चीजें हैं। अब क्या किया, ट्यूब लगा के इस मिक्सचर में एयर पास करा दिया, उसको एजिटेट करा दिया। काफी एजिटेट कराने से क्या होगा, जो लाइटर वाले होंगे मतलब ऑयल, और ऑयल के साथ अटैच कौन है, ओर, इसका मतलब ऑयल और ओर जो कि अटैच्ड एक साथ, वो ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए ऑयल और ओर आ जाएंगे ऊपर, ठीक है। और जो मेरे इंप्यूरिटी है जो कि हाइड्रोफोबिक था, मतलब इंप्यूरिटी में नीचे रह जाएगा, इंप्यूरिटी नीचे रह जाएगा, ये देखिए नीचे सेटल हो गया। तो देखिए इसके हेल्प से हमने क्या किया, ओर और इंप्यूरिटी को अलग अलग कर दिया ना। हमारा पर्पस तो यही था कि ओर और इंप्यूरिटी को अलग करना, और इसी मेथड को बोलते हैं हम लोग फ्लोट फ्लोटिंग मेथड। और जो हमारा ओर मिला यहाँ से प्योर ओर, वो बेसिकली हमारा सल्फाइड ओर होता है। देखा गया जो हम जो ये जो प्योर ओर मिल रहा है ना, सल्फाइड के फॉर्म में होता है। दैट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट, सल्फाइड ओर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज एनोड मड, एनोड मड क्या होता है हमने पहले बताया। जो एनोड के अंदर जो इंप्यूरिटी बच जाती है उसको हम लोग एनोड मड बोलते हैं। तो यहाँ पे वही बात की गई, ऑप्शन सी में देखिए, इंप्यूरिटीज कलेक्टेड एट द एनोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, इसी को बोलते हैं एनोड मड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये तो मेरा करेक्ट टिक कर देते हैं, अगला देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ पैलेट ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर, अगर सोडियम को वाटर में ड्रॉप करें तो क्या होगा, ठीक है। आग लग जाएगा, कैसे देखिए बता रहे हैं। ये मेरा सोडियम प्लस H2O वाटर के अंदर डाला, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होल 2, ठीक है। और साथ साथ H2 निकलेगा बाहर, H2 बाहर निकलेगा। लेट्स ये रिएक्शन टब में किया गया था, इतना बड़ा टब में ये रिएक्शन हुआ था, तो क्या होगा, NaOH जो है ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और मेरे H2 जो कि इनसॉल्यूबल है वाटर, पानी में बिल्कुल नहीं घुलेगा, इनसॉल्यूबल, ये भी ऊपर आ जाएगा। तो H2 भी ऊपर आ गया, यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया, ये भी ऊपर आ जाएगा, H2 भी ऊपर यहाँ पे देखिए आ गया। और यहाँ से क्या होता है, इस रिएक्शन में हीट भी निकलता है, बहुत ज्यादा हीट भी निकलती है, मतलब इट इज हाईली एक्सोथर्मिक हीट निकल रही है। अब देखिए दोस्तों, किसी भी एलिमेंट को बर्न करने के लिए क्या है, उसको हीट चाहिए और उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। अब H2 चूंकि ऊपर आ चुका है और बाहर से एटमोस्फियर से, अब देखिए क्या होगा, एटमोस्फियर से O2 अंदर आएंगे, O2 आएंगे अंदर। अब H2 जो है हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेगा वाटर से, सॉरी हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन से, और उसको हीट भी तो मिल रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन हमारा बर्न होना शुरू हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन बर्न होगा ना, तो अल्टीमेटली क्या है, वो सोडियम को भी बर्न कर देगा। जब वो बर्न होना, क्योंकि सोडियम में देखिए ऊपर आ गया, सोडियम भी हमारे ऊपर है, जब हाइड्रोजन बर्न होना शुरू हुआ तो सोडियम भी बर्न हो जाएगा, और ये बर्निंग इतनी रैपिड होगी, इतनी तेज होगी कि कंटिन्यू, ये जो काफी तेज में फायर कैच कर लेगी, बहुत ज्यादा फायर कैच कर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये जो दिख रहा है मेरे को ऑप्शन सी, ये देखिए, इट कैचेस फायर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड, देखो हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है और फायर भी कैच कर रहा है, ठीक है। उसके दोस्तों हम कभी भी सोडियम को जो है ना पानी में नहीं रखते हैं, या हम उसको हवा में भी खुला नहीं रखते, क्यों, क्योंकि फायर कैच कर लेगी। तो क्या करते हैं, सोडियम को हमेशा हम लोग केरोसिन के अंदर रखते हैं, ताकि क्या है, उसको हम मॉइस्चर से कांटेक्ट में आने से रोक सके, ताकि हम फायर होने से बचा सके, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, विच ऑप्शन एक्सप्लेन्स द प्रोसेस टू ऑब्टेन प्योर कॉपर, हमें प्योर कॉपर चाहिए। अब कौन से प्रोसेस जो है सही है इन चारों में से, वो चेक करते हैं। पहला क्या है, व्हेन करंट इज पास्ड प्योर कॉपर, देखिए पहले तो यहाँ बना दे रहे सेटअप, एक्चुअली हो क्या रहा है, ये मेरा देखिए ये ट्यूब है और ये मेरा टब है, टब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड, वही 2 इलेक्ट्रोड है, ये मेरे एनोड है, मतलब ये मेरे एनोड कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड, कैथोड कैसा है, कैथोड है नेगेटिवली चार्ज। इसको कनेक्ट कर दिया टर्मिनल से, ये देखिए टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स है मेरे, इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस को कैरी करेंगे, ठीक है। अब जब मैंने करंट पास किया तो क्या होगा, पहला क्या बताया गया, व्हेन करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड डायरेक्टली डिपॉजिट्स टू द कैथोड, ये तो गलत है, फर्स्ट वाला मेरा गलत है। क्यों, देखिए दोस्तों क्या हो रहा होता है ना, जब करंट आपने पास किया तो जो मेरे इंप्योर कॉपर थे कहाँ पे, एनोड में, जो एनोड में इंप्योर कॉपर थे, वो कॉपर तो बाहर कूद के आ जाएगा, यहाँ बाहर जंप कर जाएगा, कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट में, और हमारी इंप्योरिटी तो बच गए एनोड में, उसी इंप्योरिटी को बोलते हैं एनोड मड, उसकी जरूरत नहीं अभी। तो हमारा प्योर कॉपर बाहर आ चुका है इलेक्ट्रोलाइट में। अब क्या होगा, अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इस रॉड में इलेक्ट्रॉन्स ही बचे रह जाएंगे, कॉपर कूद के बाहर आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बचे रह जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ से जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, अल्टीमेटली कैथोड में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन चले गए कैथोड में। अब देखिए क्या है, हमारा कॉपर जो है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कॉपर को खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन क्या कॉपर को खींचेगा, तो अल्टीमेटली क्या है, हमारा कॉपर जो है जो इलेक्ट्रोलाइट में था, अब फाइनली चला जाएगा कहाँ पे, कैथोड में। इसका मतलब क्या है, देखिए इंप्योरिटी अलग हो गई, इंप्योरिटी बची रहेगी कहाँ, एनोड में, और हमारी जो प्योर फॉर्म थी मतलब कॉपर, वो चली गई कैथोड में। तो ये हो रहा होता है एक्चुअली में। तो मतलब ऑप्शन 1 तो करेक्ट नहीं, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन सेकंड पढ़ते हैं, व्हेन करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड डिपॉजिट्स इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड देन इन द कैथोड, हाँ ये सही है।
ये सही है। जब करंट पास किया तो कॉपर जो है पहले एनोड से इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आई, उसके बाद वहां से आने के बाद वो कैथोड में गई, तो ये सही है बिल्कुल। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। लेट्स प्रोसीड, आगे देखते हैं। ठीक है, इसको टिक कर देने पहले। हाँ ठीक है, अगला देखते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, निकल, टिन, कॉपर एटसेट्रा रिड्यूस्ड बाय। ठीक है, रिडक्शन की बात की मतलब क्या, उसमें से ऑक्सीजन निकालने की बात की जा रही है। रिडक्शन मतलब क्या, ऑक्सीजन को निकालना। देखिए अगर मैं बात करूं कॉपर की, लेड की, या मैं बात करूं आयरन की, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनमें अगर कोक लगा दी जाए या कार्बन मोनोऑक्साइड या अमोनिया, तो ये सब लगाने से ये हो जाते हैं रिड्यूस्ड। अगर मैं बात करूं जिंक ऑक्साइड की, जिंक ऑक्साइड अगर इसको अगर मैंने कोक दे दिया, इसमें कोक ऐड कर दिया, तो जिंक ऑक्साइड मेरा हो जाएगा रिड्यूस्ड, मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी। ये देखिए जिंक अलग हो गई और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग बन गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिंक है, जिंक की बात की गई है, टिन की, कॉपर की, तो ये सब इनका रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, हमारा कार्बन। ये देखिए ये जो कार्बन की बात की है ना, ये कार्बन कैसा है, कोक के फॉर्म में, ये कार्बन कोक के फॉर्म में होता है और अल्टीमेटली ये एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिड्यूसिंग आयरन, जिंक, टिन, कॉपर, ये सबको। ठीक है, दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, अगला देखते हैं, चलिए। Reaction between X, Y forms compound Z. X loses electron, Y gains electron. Which of the following properties is not shown by Z? ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। X जो है पहले X और Y कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। X क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब वो क्या होगा, मेटल होगा डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि मेटल हमारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। तो एक्स हो गया मेरा मेटल और वाई हो गया नॉन मेटल। अब एक मेटल और नॉन मेटल के मिलने से क्या बनेगा, एक बनेगा आयनिक कंपाउंड, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा एक्स और वाई के बीच में और बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। और वही आयनिक कंपाउंड क्या है, हमारा जेड जो बना है एज अ प्रोडक्ट। अब जो आयनिक कंपाउंड होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, कि उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी, बिल्कुल हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। ऑकर्स इन सॉलिड स्टेट, बिल्कुल जो आयनिक कंपाउंड बनता है सॉलिड स्टेट में होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो दिख रहा है हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत है कि आयनिक कंपाउंड की बिल्कुल भी लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, उसकी मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होती है और यहाँ कम की बात की जा रही है और हमें जो है रॉन्ग वन ही देखना था। इसका मतलब ऑप्शन बी इज दी करेक्ट वन, क्योंकि अल्टीमेटली गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है, अगला देखते हैं। The metals that float when treated with cold water are, ठीक है, तो कोल्ड मेटल से कोल्ड वाटर से ट्रीट करने पे क्या क्या फ्लोट करेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जस्ट अ मिनट। हाँ देखिए, जैसे मैंने रिएक्शन आपको सीरीज बताई थी ना, ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे तो एक बार फिर बता दो थोड़ा सा। यहीं तक रहने देते हैं, अभी आगे और भी है, यहाँ तक छोड़ देते हैं। ये देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना, जो ऊपर के तीन थे ये रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये रिएक्ट करता है हमारा हॉट वाटर से, और ये तीनों अल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये रिएक्ट करेंगे हमारे स्टीम से। और बाकी के जो बच गए नीचे वाले जितने भी होते हैं, हमारा लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है किसी भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, दे आर अनरिएक्टिव इन वाटर। ठीक है, अब यहाँ कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने की बात की जा रही है, तो देखिए मैंगनीज एंड सोडियम, मैंगनीज तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर से। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सही होगा दोस्तों। देखिए सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर से, मतलब ऑप्शन बी अल्टीमेटली करेक्ट है। और कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने के बाद वो फ्लोट भी करेगा, हमने पहले देखा था ना, ये सोडियम पोटेशियम रिएक्ट करते तो ऊपर आ जाते, फ्लोट करते, तभी तो वो फायर कैच कर लेते हैं, तो फ्लोट करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी इज दी करेक्ट वन, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, आगे बढ़ते अगला देखते हैं। What can be inferred from the chemical reaction, देखते कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, अल्टीमेटली यही पूछ रहा है। ठीक है, कॉपर कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ HNO3 टू फॉर्म NO2, ये बिल्कुल गलत है। कॉपर ऑक्सीडेशन कैसे करा सकता है, कॉपर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऑक्सीडेशन नहीं करा पाएगा। ऑक्सीडेशन कौन कराएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ये मेरा कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय HNO3 टू फॉर्म वाटर, हाँ ये सही है, ये सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए होता क्या है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो रिएक्ट करेंगे मेरे, देखिए हमें पता है जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं जो भी एलिमेंट्स वो रिएक्ट करते हैं हमारे मिनरल एसिड, जैसे हमारे होगा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो सारे एलिमेंट जो है रिएक्ट करेंगे हमारे मिनरल एसिड से। लेकिन दो एलिमेंट ऐसे भी है, कौन कौन से, एक हमारा हो गया मैग्नीशियम और एक हो गया मैंगनीज, ये दोनों ऐसे एलिमेंट है जो बस रिएक्ट करेंगे HNO3 से। कब रिएक्ट करेंगे HNO3 से, जब HNO3 बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड हो,
जब HNO3 में पानी बहुत ज्यादा हो, एसिड बहुत कम हो, मतलब एसिड लगभग 1% के आसपास हो और पानी 99% हो, अगर वैसा कंडीशन हो तभी मेरे क्या है मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट करेंगे HNO3 से। बाकी इसके अलावा कोई सा मेटल रिएक्ट नहीं करता, बस ये दोनों रिएक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कंडीशन क्या रिएक्ट करने का कि HNO3 काफी ज्यादा हमारे डाइल्यूटेड होने चाहिए। अब क्या होगा, HNO3 चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या बना देगा वाटर, ठीक है। देखिए अगर लेट से मैंने सोडियम को रिएक्ट किया किससे, जैसे सोडियम को रिएक्ट कर दिया मैंने HNO3 से, HNO3, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बना दी, क्या बनेगा हमारा, आपको सर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं ऊपर बना देता हूँ, ये देखिए इधर, अगर सोडियम रिएक्ट हो गया HNO3 से हमारा नाइट्रिक एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, तो क्या बनेगा हमारे, देखिए यहाँ से H2, यहाँ से H2 बाहर निकलेंगे, H2 ऐसे गैस निकलेगा बाहर, लेकिन HNO3 चूंकि क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीजन देगा, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन देगा और H2 में आ जाएगा ऑक्सीजन, तो अल्टीमेटली देखिए पानी बन गया ना, अल्टीमेटली पानी बन गया। उसीलिए रिएक्शन कभी नहीं होता है, रिएक्शन कभी भी मेटल्स के साथ HNO3 का नहीं होता है एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, क्योंकि ये हमेशा पानी बना देगा, हाइड्रोजन गैस कभी नहीं मिलेगा, मतलब अल्टीमेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कैसा हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। When calcium oxide is added to water, it completely dissolves in water without forming bubbles. What products are formed in this reaction? ठीक है, तो बताना है कि रिएक्शन में अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन क्या रहा है, किसकी रिएक्शन हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से। देखिए यहाँ बना दूं, जस्ट अ मिनट, when calcium oxide reacts with water it forms calcium hydroxide, and H2 gas is evolved, बाहर निकल जाएगा। देखिए दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, H2 बाहर जा रहा है, मतलब क्या, ये देखिए ये जो दिख रहा है मुझे ऑप्शन डी, बिल्कुल ये ऑप्शन सी, सॉरी ये करेक्ट है ना, देखिए CaOH जो मैंने बताया CaOH ये करेक्ट दिख रहा है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट यही बन रहा है, ठीक है, जो मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना था, आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं, चलिए पिक द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट द नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही कही गई है ये मुझे देखनी है, ठीक है, क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, देखते हैं। पहला क्या है, ब्रोमीन इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल, बिल्कुल ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड होता है, बिल्कुल सही है, ये चीज तो सही है। अगला क्या है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है, ग्रेफाइट हमारा एक ऐसा मेटल है, एक्सेप्शनल नॉन मेटल है जो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ग्रेफाइट और आयोडीन एक दो तो होते हैं नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसके अलावा कोई सा नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करता। तीसरा क्या है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, ये भी सही है, हमें पता है जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं बेसिक, लेकिन जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, हमेशा एसिडिक होते हैं। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट कही गई है, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस सभी करेक्ट है, क्योंकि तीनों ही करेक्ट है, इसका मतलब सभी करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला देखते हैं, व्हेन अ नॉन मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर, क्या होगा, देखिए दोस्तों याद रखिएगा हमेशा, नॉन मेटल कभी भी पानी से रिएक्ट नहीं करता, मतलब उसको अगर रिएक्शन कराए पानी के साथ कोई सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे N2 नाइट्रोजन रिएक्ट किया हमारा वाटर से, तो यहाँ कुछ भी नहीं बनेगा, ऐसा प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट दिख रहा है कि नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ये सिर्फ नॉन मेटल का केस है, लेकिन अगर मेटल रिएक्ट करता वाटर से तो बिल्कुल कुछ ना कुछ जरूर बनता, ठीक है। अगला देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए, चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है ये देखना है, ठीक है, पहले पढ़ते हैं इनको एक एक करके, जस्ट अ मिनट, ठीक है। पहला क्या है, पोटेशियम मेटल आल्सो रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल, हमको पता है मेटेलिक ऑक्साइड, सॉरी हाँ मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, और यहाँ बेसिक कहने की बात की गई, ये सही है बिल्कुल। जब पोटेशियम की मेटल जो जैसे मान लीजिए पोटेशियम क्या है के, रिएक्ट कर रहा है किससे, O2 से, ये बिल्कुल क्या बन जाएगा K2O, ये क्या बन जाएगा K2O, और K2O कैसा है हमारा, बेसिक ऑक्साइड है, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बेसिक ऑक्साइड है। अगला क्या है, मेटल ऑक्साइड्स बीइंग एसिडिक टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, देखिए दोस्तों हमें पता है मेटल्स क्या है, जनरली मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं नेचर, लेकिन यहाँ एसिडिक कहने की बात की गई है। देखिए कुछ एक्सेप्शन हमने देखा था ना, जैसे मेटल्स के अंदर क्रोमियम ऑक्साइड एक ऐसा मेटल था, एक ऐसा मेटेलिक ऑक्साइड जो कि बेसिक ना होकर एसिडिक था, ये हमने एक्सेप्शन देखा था मेटल के अंदर, ठीक है। और चूंकि हमारा क्रोमियम ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक है, दैट मींस वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, बिल्कुल चेंज कर देगा, ठीक है, ये भी मेरा करेक्ट है। अगला क्या है, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड सॉल्यूशन कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड, ये भी करेक्ट है। जब सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा बिल्कुल, और वो कैसा होगा, बेसिक होगा, बिल्कुल हमें पता है सारे मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक ही होते हैं, तो बेसिक दिया हुआ है, ये भी सही है। तो फर्स्ट के तीनों तक करेक्ट दिए हैं, मतलब अल्टीमेटली ऑप्शन डी गलत होगा ही होगा। ऑप्शन डी पढ़ते हैं क्या है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड आर द टू मेटेलिक ऑक्साइड व्हिच आर सॉल्यूबल इन वाटर ना,
ये गलत है। कैसे गलत, देखिए सोडियम ऑक्साइड ये इनसॉल्यूबल है पानी में, लेकिन पोटेशियम ऑक्साइड सॉल्यूबल है। देखिए पोटेशियम ऑक्साइड सॉल्यूबल है, पानी में घुल जाएगा, लेकिन सोडियम ऑक्साइड पानी में नहीं घुलेगा, इनसॉल्यूबल है। मतलब ऑप्शन डी अल्टीमेटली इनकरेक्ट है, और मुझे इनकरेक्ट ही देखना था, मतलब अल्टीमेटली ऑप्शन फोर्थ वन इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। If copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of, ठीक है, तो क्या होगा जब कॉपर को आप हवा में छोड़ दोगे ना, तो क्या होगा, स्लोली एंड स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक ग्रीन कोटिंग गेन कर लेगा अपने सरफेस के ऊपर। ठीक है, उस कोटिंग को क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देखिए मैं बता रहा हूँ अल्टीमेटली क्या, जस्ट अ मिनट। हाँ, अल्टीमेटली देखिए रिएक्शन पहले बता दे, रिएक्शन ये देखिए कॉपर है, कॉपर जब कॉपर को छोड़ दे हवा में तो क्या करेगा, कॉपर रिएक्ट कर जाएगा हमारे मॉइस्चर से, मतलब CO2 से रिएक्ट करेगा और O2 से। CO2 और O2, मॉइस्चर में क्या है, CO2 है, O2 है मॉइस्चर के अंदर। जब इसे रिएक्ट कर लेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट बना देता है। और यही कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होने के कारण क्या है, ग्रीन ग्रीन कोटिंग लग जाती है कॉपर के अंदर। ठीक है, जो कि शाइनिंग सरफेस को बिल्कुल खत्म कर देती है फटाक से। दैट मींस कॉपर कार्बोनेट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि ग्रीन कोटिंग लग जाती है कॉपर के ऊपर जब वो रिएक्ट करेगा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट तो है। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विथ, ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में आयरन रहता है, और आयरन किससे मिक्स्ड रहता है उसके अंदर, निकल एंड क्रोमियम से। ये आपको पता होनी चाहिए, याद करके रखिएगा कि निकल एंड क्रोमियम जो है आयरन के अंदर मिक्स्ड रहता है, और उसी से हमारा स्टेनलेस स्टील बना हुआ होता है। दैट मींस ऑप्शन 1 निकल एंड क्रोमियम इज करेक्ट वन। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाक से। अगला क्या, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए, चारों में से कौन से इनकरेक्ट है आइडेंटिफाई करना है। पढ़ते हैं पहला, द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। एबंडेंट मतलब क्या, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाए, मैक्सिमम। तो हमारा जो ऑक्सीजन है ऐसा नॉन मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरा क्या है, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, ये भी सही है। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है हमारे अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा, ये भी मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी भी सही है। दो तो करेक्ट दिखे, मुझे इनकरेक्ट देखना है ना। अगला क्या है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल विच फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्साइड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दोस्तों ये गलत है, ये गलत है। देखिए हमको पता है कोई सा भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज गेन कर लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा हमारा क्या है, आयरन ऑक्साइड कैसा हो गया, वो हो गया O2 प्लस। देखिए इसको एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, O2 माइनस होना चाहिए था, लेकिन कैसा हो गया O2 प्लस, मतलब ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि कभी भी जो है, कभी भी गेन करके, यहाँ पे क्या बात की हुई है, कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन करके आप पॉजिटिव चार्ज नहीं हो पाएंगे, हमेशा नेगेटिवली चार्ज ही होता है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके। मतलब ये ऑप्शन डी, ऑप्शन थर्ड जो इनकरेक्ट है, और मुझे इनकरेक्ट ही देखना था, तो मतलब अल्टीमेटली ऑप्शन 3 इज दी करेक्ट वन। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन से इनकरेक्ट है ये देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, पहला क्या है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों कैसे सही, हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी ना, जैसे देखिए ये यहाँ पे फिर से बता दूं, ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे ऊपर ऊपर से नीचे आए रिएक्टिविटी घट रही है। दोस्तों इसमें होता क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है ये सारे हमारे कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये जितने भी मेटल्स है हाइड्रोजन के नीचे, वो क्या मिनरल एसिड से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या हमारे हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या HCl हो गया, तो इन सब से बिल्कुल भी ये रिएक्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे वही कहा गया है कि कॉपर डजंट रिएक्ट विद HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, देखिए हमारा कॉपर क्या हाइड्रोजन के नीचे है ना, ये देखिए कॉपर क्या है, हाइड्रोजन के नीचे है, तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हमें इनकरेक्ट देखना ना, तो ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट। अगला पढ़ते हैं, इसको मैं रब कर दूं पहले, ठीक है। अगला क्या है, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल कैन इजिली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये दोस्तों गलत है। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल जो इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है सिल्वर एंड गोल्ड ऐसे मेटल्स है विच आर लीस्ट रिएक्टिव, जल्दी रिएक्ट करते ही नहीं है। तभी तो देखते हैं ना, जो हम सिल्वर पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं, उसमें जंग नहीं लगता, उसको वो बिल्कुल भी कोरोड नहीं होता है, क्योंकि वो रिएक्टिव है ही नहीं। चूंकि रिएक्टिव है ही नहीं, उसको आप पानी में रख दे, कितना ही मॉइस्चर में रख दे, कुछ नहीं होगा, वो रिएक्ट करेगा नहीं, कोरोड होगा नहीं, उसमें जंग लगेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या इजिली रिएक्ट करने की बात की गई है, जो कि बिल्कुल गलत है, रिएक्ट इजिली नहीं करता है सिल्वर और गोल्ड। ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, इसका मतलब अल्टीमेट ऑप्शन 2 करेक्ट है, क्योंकि
इनकरेक्ट हमें देखना था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन आयनिक कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। देखिए नॉन आयनिक कंपाउंड कब बन रहा होता है, देखिए एक तो जब मेटल रिएक्ट करे नॉन मेटल से तब बनता है नॉन आयनिक कंपाउंड, और क्या मेटल और नॉन मेटल जो रिएक्ट कर रहे हैं अगर उनके बीच में इलेक्ट्रॉन एक गेन कर रहा है एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर ऐसा फिनोमेना हो रहा है तभी आयनिक कंपाउंड बन रहा होता है। लेकिन यहाँ ये देखिए HCl, सेकंड ऑप्शन में क्या है यहाँ बता दूं, जस्ट अ मिनट, सेकंड वाला में HCl और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों ये ऐसे हैं, जैसे HCl के अंदर बात करूं H और Cl इन दोनों के अंदर, और कार्बन और क्लोरीन Cl4, इन दोनों के अंदर क्या है, इसके अंदर या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गेनिंग नहीं हो रही होती है, इनके अंदर हो रही होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, और कभी भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से आयनिक कंपाउंड नहीं बनती है। बाकी के जो तीन बच गए ऑप्शन फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो इन तीनों में ही क्या है इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो रहा है, तो आयनिक कंपाउंड है, लेकिन सेकंड वाला आयनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि वहां पे शेयरिंग हो रही है। दैट मींस अल्टीमेटली ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन, ठीक है। अगला देखते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइट डिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास जिंक की जो है और है, जिंक की मेटल है और वो अभी भी पूरी तरह से प्योर नहीं है, तो क्या है उसको मेरे को इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग करनी पड़ेगी उस जिंक की। अब देखिए क्या है हुआ, क्या जिंक डिपोजिट्स टू कैथोड, दूसरा क्या है डिपोजिट्स टू एनोड, दूसरा डिपोजिट्स ऑन कैथोड एज वेल एज एनोड, और चौथा क्या रिमेन इन द सॉल्यूशन। मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्यों, हमने पहले देखा था, जैसे ये हमारा लेट्स से ये टब है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, एक मिनट ज्यादा पतला हो गया, 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इसके अंदर क्या इलेक्ट्रोलाइट्स भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये कनेक्टेड है हमारे टर्मिनल से, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये मेरा कैसा इंप्योर मेटल से बना हुआ है। मतलब यहाँ पे जिंक की बात की है, मतलब ये इंप्योर जिंक है, देखिए इंप्योर जिंक है Zn, और ये मेरा प्योर मेटल है मतलब प्योर जिंक, और जो मेरा सोल्यूशन होगा ये किसका होगा, जिंक सल्फेट का, जिस मेटल को यूज करते हैं उसी का सोल्यूशन होता है, सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब ये जिंक सल्फेट होगा। अब देखिए दोस्तों, जब हमने क्या की इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी, जब मैंने क्या किया करंट ऑन किया, तो क्या होगा यहाँ से जो जिंक है, पहले तो इंप्योर जिंक था, प्योर जिंक आ जाएगा बाहर। देखिए इंप्योर पार्ट तो अंदर ही रह गया, इंप्योर पार्ट मतलब एनोड मड तो अंदर ही रह गया, लेकिन जिंक जो है बाहर आ गई, और अल्टीमेटली जिंक कहाँ चली जाएगी फिर हमारी कैथोड में, जो हमने पहले देख चुका ना प्रोसेस किस तरह जा रहा होता है कैथोड में। अल्टीमेटली कहाँ पे डिपोजिट हो रहा है कैथोड में ना, मतलब ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन, दैट जिंक विल गेट डिपोजिटेड ऑन द कैथोड, ये करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं। Generally, metals react with acid to give salt and hydrogen gas. Which of the following acid does not give hydrogen gas on reaction with metal? देखिए उसमें मैंने आपको बोला ना कि मैग्नीशियम और मैंगनीज, देखिए फिर से बता देते हैं यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने देखा था कि जो हमारे मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो रिएक्ट करेंगे मिनरल सॉल्ट से, जैसे हमारे HCl हो गए, HCl, या मेरा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, या H3PO4 हो गया, ये सब क्या है कुछ ऐसे मिनरल सॉल्ट्स है जिनसे हमारे मेटल्स रिएक्ट करेंगे। कौन किस तरह के एलिमेंट्स या किस तरह के मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ऐसा मिनरल एसिड जो है हमारा कौन सा HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये ऐसा मिनरल है जिससे मेरे मैंगनीज और मैग्नीशियम इन दोनों के अलावा कोई सब एलिमेंट रिएक्ट नहीं करता इनसे। क्यों, क्योंकि ये HNO3 कैसा है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा हमारे हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके उसका पानी बना देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली HNO3 मेरा करेक्ट ऑप्शन है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये डाइल्यूट एसिड है हमारे, ठीक है। अगला क्या है डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वा रिजिया इज, ठीक है। देखिए दोस्तों एक्वा रिजिया क्या होता है, ये बेसिकली बना होता है हमारे HCl से और बना होता है HNO3 से। उसमें HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है HNO3। जो इनका कंपोजिशन होता है ना वो क्या होता है हमारे 3:1 के फॉर्म में। HCl होता है उसमें 3 और HNO3 कितना होता है 1, तो 3:2, मतलब हमारे HCl ज्यादा होते हैं HNO3 कम होता है उसके अंदर, ठीक है, वही है 3:1। तो अल्टीमेटली कहां देखने को मिल रहा है मेरे को, देखिए HCl कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे मुझे ऑप्शन डाइल्यूट HCl, देखिए, और देखिए HCl और HNO3 तो है, लेकिन कैसा होगा हमारा HCl होगा कॉन्सेंट्रेटेड और HNO3 होगा डाइल्यूटेड। देखिए ऑप्शन बी जो मुझे दिख रहा है ना, ऑप्शन बी, ये देखिए यहाँ पे 3:1 के रेशियो में तो है, 3:1 तो है, उसके साथ साथ HCl कैसा है कॉन्सेंट्रेटेड है और HNO3 कैसा है डाइल्यूटेड है, मतलब HNO3 में पानी ज्यादा है और HCl में पानी कम है, ठीक है। तो ये थे मेरे क्वेश्चंस, आज के लिए इतना रख दोस्तों, काफी कुछ कवर किया हमने, ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था, ये भी खत्म हो गया। इसके पहले हमने पार्ट 1 रिकॉर्ड किया था, उसमें 30 क्वेश्चंस देखे थे, आज बाकी कवर किए, ठीक है दोस्तों।
तभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा, बहुत जल्दी थर्ड पार्ट आने वाला है, इसको उसमें बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे। 80 क्वेश्चन का वादा है कि 80 तो कवर हुए नहीं, मतलब 60 के आसपास हुआ है, बाकी का और बाकी है, तो थर्ड पार्ट में उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को जो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स से बताएं जो भी आपके डाउट्स है ना, कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे जो भी टीममेट्स है वो देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, मैं भी उनको देख के सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।